morning students. Today we are going to study about another new topic which is blood. So first of all we will discuss what is blood. Blood is actually a liquid connective tissue which is floating or which is circulating in our body. Okay, blood क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? जो ब्लड है वो एक तरह का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है. दूसरी बात देखिए इसके बारे में, ब्लड एक्चुअली प्रोवाइड्स अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सेल्स ऑफ आवर बॉडी, है ना. जो हमारी बॉडी है उसके अंदर अलग अलग कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित हैं, तो उन हर एक कोशिकाओं को आपस में कम्युनिकेट करने का एक मीडियम है ब्लड. उसके अलावा हम देखिए इसमें जो ब्लड होता है इट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट ऑफ अ हेल्दी पर्सन, है ना. कितना वेट बनाएगा ये? एक हेल्दी पर्सन का अप्रोक्सीमेटली 8% जो है वो ब्लड जो है वो बनाता है. इसका वॉल्यूम जो है एक हेल्दी पर्सन के अंदर यानी 70 किलोग्राम मेन के अंदर इसका वॉल्यूम जो होगा अबाउट 5 to 6 लीटर जो है वो होगा. तो ब्लड क्या हुआ? एक तरह का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है और डिफरेंट सेल्स जो है उनमें एक तरह का कम्युनिकेशन का मीडियम है. ओके, वॉल्यूम कितना होगा? 5 to 6 लीटर इन अ हेल्दी पर्सन. कितना बॉडी वेट बनाएगा? अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट जो है वो ब्लड कॉन्स्टिट्यूट करेगा. अब हम बात करें कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है. तो ब्लड जो है वो एक्चुअली दो पार्ट से मिलकर बना होता है. पहला होता है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स. सो अब हम बात करें व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड. कंपोजिशन ऑफ blood. Blood consists of two parts. दो पार्ट से मिलकर बना है. One is plasma and second is blood corpuscles. जो ब्लड प्लाज्मा है एक्चुअली इट इज फेंट येलो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड लाइक सब्सटेंस. कितना बनाएगा ये? अप्रोक्सीमेट ब्लड का 55% पार्ट जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा होता है और ब्लड कॉर्पसेल्स जो है वो अप्रोक्सीमेट 45% जो ब्लड का पार्ट है वो ब्लड कॉर्पसेल्स के रूप में होता है. प्लाज्मा जो होगा वो फेंट येलो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है. जबकि जो ब्लड कॉर्पसेल्स हैं they are again divided into 3 different types. We can say blood corpuscles are of 3 different types. 3 अलग अलग प्रकार की ब्लड कॉर्पसेल्स होंगी हमारे ब्लड के अंदर. पहली होगी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या हम जिसे आरबीसी भी बोलते हैं. और क्या नाम है इसका? एरिथ्रोसाइट. दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका? एरिथ्रोसाइट. दूसरी टाइप की ब्लड कॉर्पसेल्स होंगी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या डब्ल्यूबीसी भी कहेंगे इसे अपन. क्या कहेंगे इसे? डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स. थर्ड जो होंगी वो है ब्लड प्लेटलेट्स जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है. क्लियर? तो ये सारा का सारा कंपोजिशन है ब्लड का. फिर से एक बार डिस्कस करें. ब्लड जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेल्स. प्लाज्मा जो है वो ब्लड का 55% पार्ट बनाता है जबकि कॉर्पसेल्स जो है वो ब्लड का 45% पार्ट बनाएगा. ब्लड कॉर्पसेल्स जो है दे आर ऑफ 3 different types. One is red blood corpuscles which is also known as erythrocyte. Another is white blood corpuscles or WBC or leukocytes. And third one is blood platelets or thrombocyte. तो ये तो सारे इसकी कंपोजिशन के बारे में बात हुई. अब हम लोग बात करते हैं एक एक ब्लड कॉर्पसेल्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या एरिथ्रोसाइट के बारे में स्टडी करते हैं. तो हेडिंग हो गया हमारा एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड कॉर्पसेल्स और आरबीसी. फर्स्ट ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में बात करें, एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड
corpuscles और RBC, किसी भी नाम से अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए हम इसके लिए यूज करते हैं एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स भी बोल देते हैं इन्हें कई बार। अब पहली चीज ये भी देखिए, जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती है स्पेसिफिकली मैमल्स की जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है ना, कुछ इस तरह की होंगी, बाई कॉन्केव होती है ये, तो न्यूक्लियस जो है वो एक्चुअली एब्सेंट होता है। अब किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस अगर अनुपस्थित है तो क्या हम उसे ट्रू सेल्स कहेंगे? नहीं, है ना, तो हम लोग इसे ट्रू सेल्स नहीं मानते हैं। RBC is actually not a true cell. क्यों नहीं है? Because it does not contain nucleus. न्यूक्लियस इसके अंदर अनुपस्थित है तो हम इसे ट्रू सेल नहीं मान सकते हैं। बट एक्चुअली इसके अंदर न्यूक्लियस क्यों एब्सेंट है? ये एक्चुअली इसमें अडेप्टेशन पाया जाता है, अनुकूलन पाया जाता है, जिससे RBC का जो है रेस्पिरेशन एफिशिएंसी या यूं कहें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाए। इस वजह से RBC के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है, जिससे वो हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो बाइंड कर सके RBC में और बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को पहुंचाया जा सके। तो एक्चुअली इट इज एन अडेप्टेशन, दैट्स व्हाई RBC डज नॉट कंटेन अ न्यूक्लियस। अब आप देखिए इसमें नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करें इसकी शेप के बारे में। RBC की शेप कैसी होगी? सर्कुलर, बाइकॉन्केव, डिस्क लाइक। देखिए डायग्राम्स बनाए इसका, तो कुछ इस तरह का शेप होता है इसका, है ना, सर्कुलर होगा, बाइकॉन्केव होगा और डिस्क लाइक होगा। तो ये जो शेप है इसका एक्चुअली इट सपोर्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों ऐसा शेप है इसका? इट सपोर्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी और वी कैन से इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू RBC। और दूसरा, इट दिस शेप हेल्प्स in the easy exchange of gases, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो इनका शेप जो होगा वो कैसा है? सर्कुलर है और बाइकॉन्केव है, डिस्क लाइक है। तो ये जो शेप है, ऐसा शेप RBC का क्यों है? इस शेप के पीछे क्या रीजन है? क्योंकि ये जो शेप है, अब आपको पता है जो ब्लड है वो हमारा वो हार्ट से पंप किया जाएगा, फिर हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं या वेन्स हैं, उसमें फ्लो करता है। तो आर्टरीज जो है वो फर्दर छोटी होती जाती है, उनका डायमीटर कम होता जाता है, वो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है। वेन्स जो है वो भी फर्दर वेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। दैट मीन्स जो ब्लड कैपिलरी का डायमीटर है वो धीरे धीरे बहुत कम होता जाता है। तो उस कम स्पेस में भी जो RBC है या ब्लड जो है वो इजीली फ्लो हो जाता है। क्यों फ्लो हो जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स शेप। तो RBC जो है उस ब्लड में आसानी से फ्लोट करती रहेगी उनके इस शेप की वजह से। तो ये वाला शेप जो होगा वो उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। दूसरा क्या है, इस शेप का होने का क्या एडवांटेज है RBC को, कि ये जो शेप है उसकी वजह से RBC जो है वो इजीली गैसेस को एक्सचेंज कर पाएगी। आसानी से उसमें से ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो पाएगा। अब इसका साइज देखिए, साइज जो होगा अप्रोक्सीमेट 8.5 माइक्रोन डायमीटर होगा। डायमीटर कितना होगा इनका? 8.5 माइक्रोन की करीब इतना साइज होगा इसका। नंबर की अगर अपन बात करें इनकी, नंबर ऑफ RBC का देखें तो जो मेन है उनके अंदर इनका नंबर होगा 5 से लेके 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। और वुमेन में इनका जो नंबर होगा इट इज अबाउट 4.5 to 5 मिलियंस पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड।
इतना इनका नॉर्मल नंबर जो है वो मैन और वुमेन के अंदर ये नंबर इनका पाया जाता है, लेकिन डिफरेंट पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन में दिस नंबर मे बी इंक्रीजेस और मे बी डिक्रीजेस, है ना। इनका नंबर जो है वो हमारी बॉडी की पैथोलॉजी अगर खराब हो जाती है, दैट मीन्स हम बीमार हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि जो आरबीसी का काउंट है वो कम हो जाए या आरबीसी का काउंट बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं कि देखिए, जो अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाना मतलब उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमें परनीशियस एनीमिया हो जाता है। इसी तरह से अगर हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की डेफिशिएंसी क्यों हो जाएगी, या तो हम जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम डाइट ले रहे हैं उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में आयरन जो है वो अवेलेबल नहीं हो, या फिर हैवी ब्रीडिंग की वजह से, तो उस वजह से अगर आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो उस वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ, नंबर जो है वो डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन और फिजियोलॉजिकल कंडीशन में बढ़ सकता है या कम हो सकता है। 2-3 टर्म यूज किए हैं हमने, उनके बारे में लिखो आप लोग, परनीशियस एनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। परनीशियस एनीमिया किसकी वजह से होगा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। जिसे हम लोग, केमिकल नेम क्या है इसका, साइनेकोबालामाइन। कैसे एब्जॉर्ब हो रहा था, डाइजेशन का अगर आपको याद हो तो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज हो रहा था पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक के द्वारा। तो वो जो इंट्रिंसिक फैक्टर था वो जरूरी है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए। कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, डाइट में से एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो परनीशियस एनीमिया होगा, और अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये किस वजह से होगा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन और ड्यू टू हैवी ब्लीडिंग। तो ये तो हुआ नंबर कम होना, लेकिन अगर इफ देयर इज एबनॉर्मल इंक्रीज इन दी आरबीसी काउंट, this condition is known as polycythemia. क्या कहलाएगी ये वाली कंडीशन, पॉलीसाइथेमिया। क्लियर, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से परनीशियस एनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और अगर आरबीसी का काउंट जो है वो एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है, सो दैट कंडीशन इज नोन एज पॉलीसाइथेमिया। तो ये तो इनके नंबर के बारे में डिस्कस हुआ। अब हम बात करें इसके कलर के बारे में। तो कलर जो होगा, अगर सिंगल आरबीसी को अगर अपन देखते हैं तो वो पेल येलो कलर का दिखाई देगा, लेकिन अगर हम लोग मास ऑफ आरबीसी को देखते हैं, मतलब आरबीसी को एक साथ देखते हैं, तो ड्यू टू दी रेड कलर ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट कैसी दिखाई देंगी, वो रेड दिखाई देंगी। कलर सिंगल आरबीसी को अगर अपन देख रहे हैं तो कैसी दिखाई देगी, पेल येलो कलर। लेकिन मास ऑफ आरबीसी को देखते हैं, एक साथ बहुत सारी आरबीसी को ग्रुप में देखते हैं, तो कैसे कलर दिखाई देगा, रेड कलर, ड्यू टू हीमोग्लोबिन पिगमेंट। हीमोग्लोबिन पिगमेंट। ओके, अब अपन बात करते हैं, ये तो इसका नंबर के बारे में बात हुई, शेप के बारे में, साइज के बारे में, कलर के बारे में। अब हम बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आरबीसी की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं? हमने बताया कि आरबीसी का जो साइज था वो कैसा था, सर्कुलर था, बाइकॉन्केव था, जिसकी वजह से आरबीसी जो थी वो इजीली
फ्लेक्सिबल थी और इवन वो किस तरह की थी, हाई स्क्वीजिंग वाली भी थी, मतलब आसानी से मोड़ी भी जा सकती थी, है ना, किसी भी छोटे से नैरो स्पेस में से भी आसानी से निकल सकती थी। तो उसके आधार पर इसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ अलग अलग आपके टर्म्स हैं, उनके बारे में हम बात करें। तो पहला टर्म्स आता है इसके अंदर रोलेक्स, LEAUX, रोलेक्स। रोलेक्स का देखिए आप कैसे बनेंगी, अगर आरबीसी का इस तरह से रोलेक्स बनता है तो कैसे बनता है ये, जब आरबीसी एक के ऊपर एक इस तरह से, जैसे हम सिक्कों का ढेर बनाते हैं ना, पाइल ऑफ कॉइन बनाते हैं, उस तरह से अगर एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज हो जाती है तो दिस कंडीशन इज नोन एज रोलेक्स। क्या कहलाएगा ये वाली कंडीशन, रोलेक्स कहलाएगा। एंड देन कॉलम ऑफ आरबीसी वन अबाउट दी अनदर, मतलब एक के ऊपर एक सिक्कों के ढेर की तरह अगर आरबीसी के ऊपर एक अरेंज हो जाती है तो ये जो ढेर है या ये जो कॉलम है आरबीसी का वो क्या कहलाएगा, रोलेक्स कहलाएगा। सेकंड देखिए इसमें वो है क्रिनेशन। क्रिनेशन का मतलब होता है आरबीसी के अंदर श्रिंकेज हो जाना, श्रिवेलिंग ऑफ आरबीसी। किस वजह से हो सकता है, ड्यू टू दी हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, यानी जो आरबीसी है वो सिकुड़ जाएगी लाइक दिस, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, क्रिनेशन। थर्ड कंडीशन आता है हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस मतलब आउटवर्ड पैसेज ऑफ हीमोग्लोबिन ड्यू टू डीनेचरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड कंडीशन क्या कहला रही है, हीमोलाइसिस। आउटवर्ड पैसेज ऑफ hemoglobin due to injury of plasma membrane of RBC। जो आरबीसी के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, अगर वो इंजर्ड हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उस वजह से क्या होगा, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट है तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट बाहर आ जाएगा, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, हीमोलाइसिस। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है अग्लूटिनेशन। अग्लूटिनेशन मतलब क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। आरबीसी का एक साथ इकट्ठा हो जाना, एग्रीगेट हो जाना, वो क्या कहलाएगा, अग्लूटिनेशन। तो ये तो हुआ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात। अब हम बात करें इनके फॉर्मेशन के बारे में, इनके डेवलपमेंट के बारे में। आरबीसी के बनने की क्रिया को हम इरिथ्रोपोइसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज erythropoiesis and it's take about 72 hours. That means erythropoiesis process, it get completed within 72 hours. It takes about 72 hours. Okay? मतलब आरबीसी का बनने का जो प्रोसेस है उसे तो हम इरिथ्रोपोइसिस बोल रहे हैं, और ये कितनी देर में पूरा हो जाता है, लगभग 72 घंटे के अंदर आरबीसी की बनने का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा देखिए इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस जो है, जो एम्ब्रियो होगा
उसके अंदर आरबीसी कहाँ बनेगी, उसमें बनती है लीवर के अंदर, स्प्लिन के अंदर और लिम्फ नोड के अंदर। जो थर्ड मंथ ऑफ गेस्टेशन होता है उसमें लीवर के अंदर, और उसके बाद जो 4th से लेके 9 मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड जो होता है उसमें आरबीसी का निर्माण एम्ब्रियो में स्प्लिन और लिम्फ में होगा। जबकि जो एडल्ट होता है उसके अंदर आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होगा, रेड बोन मैरो के अंदर। क्लियर? तो एम्ब्रियो में आरबीसी का निर्माण या एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस लीवर, स्प्लिन या लिम्फ नोड के अंदर होता है। जबकि एडल्ट जो है उनमें आरबीसी का निर्माण जो है वो कहाँ होगा, रेड बोन मैरो के अंदर होगा। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना होगा, हीमोग्लोबिन लेवल मेल के अंदर जो है हीमोग्लोबिन का लेवल अप्रोक्सीमेट 14 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। जबकि फीमेल जो है उनके अंदर नॉर्मल रेंज जो है 12 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होगा। अब आप देखिए, ये तो हुई इन सब के बारे में बात। अब हम बात करें इसके मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो आरबीसी जो होती है, हमने आपको बताया कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है एज वेल एज डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इवन जो दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो भी एब्सेंट होंगे। तो अब क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है यानी केंद्रक अनुपस्थित है और दूसरे कोशिकांग भी एब्सेंट है, तो क्या होगा, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होना मतलब टीसीए साइकिल जो होता है, क्रेब्स साइकिल जो है वो होगा ही नहीं। अब टीसीए साइकिल नहीं होगा, क्रेब्स साइकिल, क्योंकि वो किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो टीसीए साइकिल कहाँ होगा, क्लियर? तो इनके अंदर एक्चुअल में एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड की जाती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा इनमें एनर्जी जो है वो जनरेट की जाती है या प्रोवाइड की जाती है। इनका आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होगा कितना होगा, अप्रोक्सीमेट 120 डेज। लाइफ स्पैन कितना होगा, 120 डेज। लाइफ स्पैन इज अबाउट 120 डेज। और मेन फंक्शन क्या है आरबीसी का, hemoglobin present in the RBC bound with oxygen in lungs and transport it to all the cells of the body. ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी क्या काम करेगी, आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, आरबीसी के अंदर रेड पिगमेंट यानी हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, दैट इज नोन एज रेड पिगमेंट। तो ये जो लाल कलर का पिगमेंट है ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन के साथ बाउंड करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाउंड करेगा, कहाँ बाउंड करेगा, लंग्स के अंदर। तो ऑक्सीजन के साथ बाउंड करेगा और उस बाउंड ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा सभी कोशिकाओं को। तो ये मेन फंक्शन होगा आरबीसी के बारे में। तो ये सारा का सारा आरबीसी के बारे में हमने बात की। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो डब्ल्यूबीसी को लेके बात करेंगे। तब तक आप लोग इसे पढ़ो। थैंक यू सो मच।